अब ये देखिए मित्र, ये जीवामृत है। मैं कई बार बोलता हूँ इसके नीचे एक थिक लेयर बन जाती है। ये देखिए आप मेरे हाथ में, ये एक मांस फार्म हो गया है। प्राकृतिक खेती के विषय पर जो जीवामृत का विज्ञान है, आज उसके बारे में एक बार फिर आपसे चर्चा करूंगा। देश के बहुत से किसान ये जीवामृत, जंगल की मिट्टी लाकर के जीवामृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जो झांसी तक आ सकते वो झांसी आकर के मेरा जीवामृत ले जा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं 5, उनमें किसान लोग बहुत सारे प्रश्न मुझसे करते रहते हैं। तो आज मैं जीवामृत का आपको एक एक उसका जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, कैसे कैसे उसमें कलर बनते हैं और उसकी क्या पहचान है कि मेरा जीवामृत बन गया, और जब जीवामृत मेरा बन गया, कंप्लीट हो गया, तो उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अगली फसल के लिए, उन सभी विषयों पर चर्चा करूंगा। मित्र, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं आपको कि मिट्टी मेरी माँ है और ये जिंदा है नाना प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत। इस जमीन को जिंदा बनाए रखने में लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं का रोल होता है। पिछले कई सालों से जब हम आधुनिक कृषि तकनीकी में फंसे, तो हमने भूमि शोधन के नाम पर कि फसल में ये कीड़ा न लगे, ये बीमारी न लगे, ये खरपतवार न लगे, कुल मिलाकर के मैंने ढेर सारे पेस्टिसाइड डाले। तो पेस्टिसाइड डालने की वजह से कुछ पेस्टिसाइड इतने खतरनाक हैं जो सिस्टेमिक हैं, उनकी वजह से सूक्ष्म जीव मर जाते। दूसरा, हमने खेत की मेड़ों के पेड़ काट दिए तो गर्मी में अप्रैल, मई, जून के टेम्परेचर में मर जाते हैं। सबने सुना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी जीवाणु हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जब एबव टेम्परेचर जाता है तो उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होती है और उनको मरना पड़ता है। तो पेस्टिसाइड की बदौलत मरे या खेत के पेड़ काट देने की बदौलत मरे, कुल मिलाकर के वो नष्ट हो गए। जमीन में, मैं अक्सर बोलता हूं कि जमीन में एक पदार्थ होता है ह्यूमस। वो ह्यूमस बनना अगर बंद हो जाए तो फिर जमीन हमारी बंजर होने लगती है और फिर हमको फसलों में रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। मित्र, हम सब लोग वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो वैज्ञानिकों ने कहा कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत है, जिसमें से 3 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वायुमंडल से, जलवायु से मिल जाता है। लेकिन 14 पोषक तत्व जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयरन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, निकिल है, ये सारे तत्व हमको जमीन से मिलते हैं। और ये तत्व की मैकेनिज्म के तत्व आते कहाँ से हैं? पौधा जितने प्रकार के भोजन लेता है, पौधे का बेसिकली भोजन जीवांश होता है। जीवांश जैसे सॉइल में कहते हैं CN रेशियो। तो कार्बनिक पदार्थ और उसमें से जो माइक्रोब्स जब खाएंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे, माइक्रोब्स जो मरेंगे, तो जो माइक्रोब्स मर गए हैं उनका जो जीव द्रव्य है वही फसलों का भोजन है। तो जब ह्यूमस की बात करते तो ह्यूमस का मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि 1 एकड़ मिट्टी में 6 इंच की, 1 एकड़ की 6 इंच की मिट्टी का वजन होता है 8000 कुंटल। 1% अगर ह्यूमस करना तो उसका मतलब हुआ कि 1 एकड़ जमीन में 80 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए। अब 80 कुंटल ह्यूमस का मतलब क्या है? 80 कुंटल ह्यूमस का मतलब है कि 80 कुंटल उसमें ड्राई फार्म में कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन बन चुका हो। कार्बनिक पदार्थ और कार्बन में अंतर है। जैसे एक पत्ती है, पत्ती का वजन 10 ग्राम है, वो कार्बनिक पदार्थ है।
वो पत्ती जब ज़मीन में नमी की दशा में आएगी, बैक्टीरिया उसमें अपना वर्क करेगा, तो वो पत्ती एक दिन काली हो जाती है। अब इस काली पत्ती को उठाइए, फिर ड्राई कर दीजिए, तो इसका वजन 6 ग्राम निकलेगा। जो 10 ग्राम की पत्ती थी वो 6 ग्राम बचेगी। तो ये कार्बन है। जब सॉइल में ह्यूमस की बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ नहीं, कार्बन। अब ये जो 6 ग्राम कार्बन बचा, तो उसमें से 10:1 यानी 10 हिस्सा कार्बन में से 1 हिस्सा न्यूट्रिशन निकलेगा। तो जब किसी खेत में हम 80 कुंटल कार्बन होता है, तो उसमें से 8 कुंटल न्यूट्रिशन पौधों को प्राप्त होता है। और उसकी मैकेनिज्म ये है कि 8 कुंटल जो कार्बन है उसमें बहुत सारे नाना प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव अपना रोल प्ले करते हैं, यानी उसमें अपना जीवन बिताते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणुओं की लाइफ छोटी सी होती है, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, फिर उसके बाद वो मर जाते हैं। तो मरे हुए जो सूक्ष्म जीव हैं उनका जो जीव द्रव्य निकलता है उसको जीवांश कहते हैं, वही फसलों का बेसिक भोजन है। जब ये प्रक्रिया रुक जाती है, मैंने कार्बनिक पदार्थ खेत में डालने बंद कर दिए और जीवाणु पेस्टिसाइड से मार दिए या गर्मी की बदौलत मर गए, तो प्रकृति की जो एक प्राकृतिक जो मैकेनिज्म थी, नेचुरल मैकेनिज्म जो थी, वो बंद हो गई। जब वो नेचुरल मैकेनिज्म बंद हो जाती है तब फिर मुझे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब ज़मीन में जीवांश कम हो जाता है और मुझे नकदी फसलों का लेने का लालच बढ़ जाता है। इसलिए यूरिया, डीएपी, पोटास जैसी चीज़ें हम डालते हैं। मैं बात कर रहा था कि वैज्ञानिकों ने कहा, साइंस कहती है कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत है। तो चलिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो क्लाइमेट से मिल गया, लेकिन ये जो 14 बच गए, 14 में आपने केवल नाइट्रोजन दिया, फास्फोरस दिया, कुछ लोगों ने पोटास दिया, 2-3% लोग सल्फर दे देते हैं और 2-4% लोग जिंक दे देते हैं। मुद्दा ये है कि देश के जो 14 करोड़ किसान हैं उनमें से 90% किसानों ने तो केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस ही दिया। 10% किसानों ने पोटास और जिंक और सल्फर जैसे तत्व दिए। मित्र, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन की 2 चीज़ें हैं। भोजन में एक तो टेस्ट होना चाहिए और भोजन में पौष्टिकता होनी चाहिए। अब भोजन में आज की तारीख में ना तो भोजन में टेस्ट है, ना भोजन में पौष्टिकता है। क्यों? क्योंकि जब सॉइल रिच नहीं होती है तो ना तो स्वाद मिलने वाला है और ना ही उसमें हेल्थ मिलने वाली है। तो ज़मीन चूंकि हेल्दी नहीं है, इसलिए प्लांट में बीमारियां लगती हैं, तो मैं बीमारी का इलाज करता हूं। और चूंकि स्वाद और हेल्थ नहीं थी उस भोजन में, जिसमें स्वाद नहीं था, हेल्थ नहीं थी, वो भोजन मैंने खाया, मेरे पशु ने खाया, तो मैं भी बीमार हो गया, पशु भी बीमार हो गया और लोगों के धंधे चलने लगे। खैर, तो प्राकृतिक खेती आज की तारीख में विषय ये आया कि जब हम रासायनिक खेती करते करते हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अब हमें ज़मीन को और ज़्यादा दोहन की गुंजाइश नहीं बची। बायोडाइवर्सिटी मैंने लगभग ख़त्म कर दी। ज़मीन के नीचे का पानी भी लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तो मित्र, अब दोहन की तो गुंजाइश बची नहीं, और गुंजाइश अगर है तो चलो 5-10 साल और मान लेते हैं और इसका दोहन कर लीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का, बायोडाइवर्सिटी का दोहन और कर लेते हैं, 10 साल और कर लेते हैं। 10 साल के बाद क्या होगा? मुद्दा ये है, मैं अक्सर कहता हूं कि किसान को अब लालच बंद कर देना चाहिए। कागज के नोट का लालच तो किसान को क्या, दुनिया के हर व्यक्ति को बंद कर देना चाहिए। जो हालात हैं, क्योंकि मेरा सारा जीवन प्रकृति के वैभव पर निर्भर है। अगर प्रकृति सलामत है, प्रकृति जिंदाबाद है, तो मनुष्य सलामत है, मनुष्य जिंदाबाद है। और अगर प्रकृति मुर्दाबाद है तो मनुष्य मुर्दाबाद है। तो विषय है कि हमको सॉइल की हेल्थ को कैसे ठीक करना है। उसके लिए एक आदान है जीवामृत। तो जीवामृत में बहुत सारे संशय हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जीवामृत जब हम बनाते हैं तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं और कैसे कैसे घटती हैं। अब ये देखिए मित्र, ये जीवामृत है। मैं कई बार बोलता हूँ, इसके नीचे एक थिक लेयर बन जाती है, और वो लेयर तब बनती है
ये मान लीजिए कि जब ये सैचुरेशन के पॉइंट पर आ गया, यानी कि ये जो ड्रम हमारा 200 लीटर का रखा है, इसमें बैक्टीरिया अपना मैक्सिमम ग्रोथ कर चुका है, यानी जैसे वैज्ञानिक भाषा में बोलें तो 10 की पावर 9, यानी कि इसमें बैक्टीरिया इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आप मेरे हाथ में, ये एक मांस फॉर्म हो गया है, ये एक प्रकार से मांस का निर्माण हो गया ये। तो ये जब इस सिचुएशन पर आ गया तो अब आप समझ लीजिए कि अब ये मैं इसमें अब चीनी या गुड़ आटा डालूं और सोचूं कि ये जिंदा रहे, तो चूंकि इतना ज़्यादा हो गया है ये इसमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कि अब ये जिंदा नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले ड्रम में से 30% मात्रा को, या तो कोई क्रॉप है मेरे पास बागवानी है तो उसको मैं वहाँ पर यूज कर लूँगा, और अगर कोई चांस नहीं है मेरा यूज करने का तो इसमें से 30% मात्रा को मैं ज़मीन में फैला दूँगा और इसमें अगेन 30% फिर पानी भर दूँगा और नियमानुसार फिर मैं भोजन देने लगूँगा। ये दूसरा ड्रम है, देखिए उसका कलर आपने देखा, इसका कलर देखा, तो इसमें भी वही चीज़ है। ये देखिए आप, और ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं इसको मेंटेन रखता हूँ ताकि आपके सारे डाउट मेरे ख़त्म हो जाएं। इस प्रकार का मांस जब फार्म हो जाए तो आप जान लीजिएगा कि अब ये ड्रम और दिन तक नहीं चल सकता। अब आगे चलते हैं, देखिए ये इसमें भी वही है, ये थिकनेस है, ये देखिए मैं उठा रहा हूँ इसको, ये। इसके बाद इस ड्रम में आते हैं, इस ड्रम में अभी ये चीज़ नहीं है। अभी होता क्यों है कि क्योंकि कुछ ड्रमों से यहाँ से जो रेगुलर हमारे यहाँ से लोग ले जाते हैं तो हम उनको ये नहीं कहते इस ड्रम से निकालो, उनकी मर्जी, चाहे जिस ड्रम से जो ज़्यादा निकाल लेते हैं उसमें मैं पानी भर देता हूँ, चीनी डाल देता हूँ, तो वहाँ सफोकेशन नहीं है। ये ड्रम ठीक है। इस ड्रम में देखिए ये ड्रम ठीक है। एक पहचान और बताता हूँ आपको, जैसे मैं अभी हाथ डाल रहा हूँ तो ये हम जैसे इसको छू के बता देते हैं, छू के और सूंघ के बता देते हैं कि इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी कितनी पैदा हो गई। जब इसमें मैं प्रॉपरली भोजन डालता हूँ, इसको मैं छूता हूँ, इसको ऐसे से उंगली चलाता हूँ तो इसमें एक चिकनाहट सी है, शार्पनेस आ गई है, तो उससे पता चल जाता है कि बैक्टीरिया कितना है। या मैं इसको सूंघता हूँ तो एक तीक्ष्ण गंध आती है, तो उससे पता चल जाता है। अब ये मैं कई बार कहता हूँ किसी व्यक्ति को, भाई को, ये देखो पहले तो मैं अपने ड्रम दिखा देता हूँ, इनका कलर जरा देखते चलिए। इसका मित्र जो कलर आएंगे, वो कलर के बारे में फिर आपको बता दूं कि कलर हमेशा एक जैसे नहीं आएंगे। कलर आते हैं मेरे भोजन के हिसाब से। अब ये आप ड्रम देख रहे हैं, इस ड्रम में क्या है कि इसका जो कलर है ऊपर एक ब्लैक संरचना है। जब कई बार मैंने बोला कि इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्रकार के पैथोजन होते ही हैं, ये जो ब्लैक कलर का जो नेगेटिव पैथोजन और पॉजिटिव पैथोजन का धंधा है, मतलब जो विषय है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो नेगेटिव पैथोजन होंगे उनकी ग्रोथ हमेशा ब्लैक ही होगी, वो वाइट नहीं हो सकती। जो लाइट कलर के हैं वो तो ठीक हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं, जैसे इस ड्रम में देखेंगे ये ब्लैक लेयर आ चुकी है, तो जो ब्लैक है वो नेगेटिव पैथोजन है। हमें नेगेटिव पैथोजन को अलग करना पड़ता है। तो इनके बारे में मैं क्या कहता हूँ कि इनको छलनी की सहायता से, छलनी लेकर के इनको निकाल देते हैं। जैसे ये वाला है,
तो इसको मैं छलनी से बाहर निकाल देता हूँ। अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। जब मेरे मित्र जंगल से मिट्टी ला करके जीवामृत बनाते हैं, जैसे आप कहेंगे कि आपकी तो जंगल की नहीं है, फिर ये निगेटिव पैथोजन कैसे आ गए? मित्र, होते हैं हवा में जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं उसमें निगेटिव पैथोजन सब होते हैं। तो कई बार इस तरीके की संरचना आती है। तो जब इस तरीके की संरचना आती है तो देखिए, ये मैंने निकाला और निकाल करके नीचे ज़मीन में ऐसे डाल देता हूँ। ये निकालना बहुत ज़रूरी है। ये जब किसी किसान भाई के ड्रम में इस तरीके की ग्रोथ हो तो उसको छलनी से निकालेगा और ऐसे बाहर फेंक देगा। अब मेरे कुछ किसान भाई रंग के बारे में बात करते हैं, साहब मेरा रंग ऐसा है, मेरा रंग वैसा है, तो मैं उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो मित्र, ये तो तय मानिए कि प्राकृतिक खेती में हमें जीवामृत का उपयोग करना है। बिना जीवामृत के प्राकृतिक खेती शुरू नहीं हो सकती। तो जीवामृत के साथ मुझको कार्बनिक पदार्थ, चूंकि मैंने बोला ह्यूमस, मुझको 1 एकड़ में जो 8000 कुंटल मिट्टी है 6 इंच की, उसमें अगर 80 कुंटल ह्यूमस हो जाए तो मुझे केमिकल फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल की बढ़ जाएगी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा जुताई करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी और पल्वराइज हो जाएगी, ज़मीन सॉफ्ट हो जाएगी। उस ज़मीन में फिर आप कोई फसल बोएंगे तो पक्का बता दूं, कोई भी सॉइल बोर्न डिजीज नहीं लगेगी। तो एक बार अगर जीवामृत की कहानी सही से समझ में आ जाए, जैसे अब कुछ लोग हमसे कहते हैं कि साहब मैं झांसी तो आ नहीं सकता हूँ और मेरे यहाँ जंगल है नहीं, मैं क्या करूँ? तो मैं कहता हूँ मित्र देखो, जंगल तो ढूंढना पड़ेगा। 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अगर कहीं फॉरेस्ट एरिया हो तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। कहते हैं साहब मेरे गाँव में एक जगह झाड़ है, उसमें नीम का, जामुन का, यूकेलिप्टस का, पॉपुलर का पेड़ खड़ा है, वहाँ साहब मैं ठीक समझता हूँ। तो वो ठीक समझना अलग चीज़ है, लेकिन ठीक होना अलग चीज़ है। चूँकि मैंने बोला कि जहाँ ह्यूमन की, मनुष्य की दखलंदाजी नहीं हुई है और बायोडाइवर्सिटी जिंदा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अगर एक कोई गांव में स्थान है जहां पर थोड़ी सी नमी रहती है, यानी लो लैंड एरिया है, और वहां किसी के खेत नहीं हैं, और वहाँ पीपल भी है, पाकड़ भी है, जामुन भी है, महुआ भी है, अर्जुन भी है, करौंदा भी है, शीशम भी है, नीम भी, ऐसे प्रकार के 5-6 प्रकार के खूब ढेर सारे पेड़ हैं। उनके नीचे कोई आग नहीं लगाता है, कोई झाड़ू नहीं लगाता है, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। और वहाँ जो पत्तियाँ फल गिरते हैं वहीं पड़े रहते हैं, वहीं सड़ते रहते हैं, वहीं बजबजाते रहते हैं। अगर ऐसा कोई प्लेस है तो वहाँ की मिट्टी चलेगी। नहीं, हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, ये देखिए 4-5 जो है बम्बुल के पेड़ खड़े हैं। जैसे राजस्थान के केस में क्या है, वहाँ इस प्रकार के पेड़ नहीं होते हैं, तो लोग कहते हैं साहब वो कुछ कीकर के पेड़ हैं, जंगल है, सुबबूल लगा है ना, तो वहाँ नहीं मिलेंगे जीवाणु। संपन्न बायोडाइवर्सिटी, यानी जहाँ चिड़ियाँ होंगी, तितलियाँ होंगी, मधुमक्खियाँ होंगी, केंचुआ होगा, ज़मीन अच्छी होगी, नमी होगी, तो वो स्थान बेसिकली जंगल में मिलते हैं। तो हमें जंगल में मिट्टी ला करके ये बनाना है। और ये जो मैं पोजीशन दिखा रहा हूँ, ये जब बन जाए आपके 2-3-4 महीने के बाद, समझिए कि जब इस तरीके का आने लगे तो समझ लीजिए मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट माइक्रोब्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट। ये डेंजरस नहीं है, एक्चुअली ये आर्टिफिशियल मीट है।
इसको पका के खाया जा सकता है, मैंने नहीं खाया, लेकिन बताते हैं कि वेदों में इसका भी वर्णन है कि ये इस प्रकार का बहुत पूर्वज लोग खाते रहे हैं। चलिए, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। ये आर्टिफिशियल मीट है। बनाना कैसे है, जो दूर दराज के लोग हैं जो मेरे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, वो तो सिंपल सी बात है, जंगल जाना पड़ेगा। जंगल 200 किलोमीटर हो या 300 किलोमीटर हो, जब जंगल भी जाएं तो ध्यान रखें पाला छू करके ना आए। जैसे कहते हैं समुद्र में मोती मिलता है, अच्छे मोती समुद्र के किनारे नहीं मिलते, अच्छे मोती समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। जिसको डुबकी लगाना आता है वही ला पाएगा। इसी प्रकार जंगल के किनारे से गुजर रहे थे, ऐसे मिट्टी बटोर ली। अब आप सोचते हो कि उसमें मिल जाएंगे? हाँ होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं है, होंगे, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माया बहुत विकराल है। अब जहाँ से मिट्टी आप ले आए वहाँ कितने स्पीसीज के माइक्रोब थे, कितनी संख्या में थे, तो वो जीवामृत पर डिपेंड करता है जीवामृत किस क्वालिटी का बनेगा। तो मैंने बोला कि एक जो विहंगम परिदृश्य होता है मृदा का, सॉइल का, उसमें बोला लाखों प्रकार के माइक्रोब्स हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा, जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाकर के 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर आप वॉच करते जाएंगे, जहाँ खूब घने पेड़ होंगे और पेड़ों के नीचे ढेर सारा इतनी बड़ी लेयर में पत्तियाँ, फल बिखरे पड़े होंगे। ऊपर वाले ड्राई होंगे, नीचे वाले ब्लैक होंगे, ब्लैक वाले हटाएंगे तो नीचे भुरभुरी मिट्टी मिलेगी। बस वो मिट्टी हमको चाहिए। तो वो मिट्टी या तो जंगल से लाएं या मुझसे बैक्टीरिया ले जाएं। अब कई लोग इसको, मैंने कहा डंडे से चलाइए, तो डंडे से चला करके हमको कलर बताते हैं, देखिए साहब मेरा ऐसा बना। जैसे कुछ किसान बोलते हैं साहब मेरा बहुत गाढ़ा हो गया। हुआ क्या मित्र, उन्होंने 50 लीटर बनाया, उसमें 15 किलो मिट्टी डाल दी और 10 किलो गुड़ या और आटा डाल दिया। अब समझना, जब 50 लीटर मात्र पानी है और उसमें 25 किलो सॉलिड यानी 15 किलो मिट्टी और 10 किलो गुड़ और आटा, उसको जब डंडे से चलाओगे तो गाढ़ापन तो दिखेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, मिट्टी के माइक्रोब 5-6 दिन में वो डिजॉल्व हो गए, घुल गए, पानी में आ गए। अब उस ड्रम का लिक्विड दूसरे ड्रम में पलट लीजिए, मिट्टी बाहर फेंक दीजिए, फिर आप देखिए, फिर हिलाएंगे गाढ़ा है कि नहीं, तो पता चला अब गाढ़ा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब आपके बैक्टीरिया का कलर कुछ पीला पीला सा है, हमारे का कुछ लाल लाल सा है। तो जैसे मैंने कहा, लाल होने का मतलब है कि आपने उसमें गुड़ ज़्यादा डाला है, चीनी नहीं डाली, आटा नहीं डाला, गुड़ डाला है, तो वो रेडिश कलर का होगा। अगर केवल चीनी डाली है तो उसका कलर अलग होगा। कुछ लोग आटा ज़्यादा डालते हैं, चीनी कम डालते हैं, तो उनका कुछ वाइटनेस लेकर के आता है। पानी का कोई रंग नहीं होता, बैक्टीरिया का भी कोई रंग नहीं होता। वो जिस प्रकार की उस ड्रम में फीडिंग दे रहे उसी प्रकार का कलर आएगा। अगर आटा मैंने ज़्यादा डाला तो नो डाउट हमारा कल्चर जो है वाइट कलर का दिखेगा। और हम तो यहाँ वो गुड़ डालते ही नहीं, हम तो केवल चीनी और आटा डालते हैं। कई किसान कहते हैं हमसे, जो बुद्धिजीवी हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं सचान साहब ये बताओ कि हम चीनी ना डालें गुड़ डालें, चीनी तो खतरनाक होती है, चीनी में तो सल्फर होता है। तो मैंने कहा भाई आज की तारीख में गुड़ ऐसा कौन सा बनता है जिसमें हाइड्रो ना डाला जाता हो। तो गुड़ बनाने वाले भी गुड़ को साफ करने के लिए हाइड्रो डालते हैं। फिर मैंने कहा एक ड्रम में आपको मान लो 20 किलो चीनी डालनी है, कितना % उसमें सल्फर है, और सल्फर तो क्रॉप के लिए भी अच्छा है। तो सल्फर की मात्रा चीनी में इतनी ज़्यादा नहीं है कि बैक्टीरिया को किल कर देगी। क्योंकि मेरा तो ये 13-14 साल का अनुभव है, मैंने तो गुड़ कभी डाला ही नहीं, इसमें चीनी ही डालता हूँ। ठीक है ना मित्र, एक बात आती है, इसको यूज कैसे करें। बहुत सारे मेरे किसान भाई, सचान साहब आपका जीवामृत में 3 बार डाल चुका हूं, फिर डाल दूं। तो मैं एक ही चीज कहता हूं मित्र, देखिए जैसे हिमाचल में सेव के बागान है, या नासिक में अंगूर की खेती है, या बनासकांठा में अनार की खेती है, जिन जमीनों में मैंने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डाले हैं, पेस्टिसाइड बहुत क्रिटिकल लेवल पर है, वहाँ मैंने जीवामृत 20 लीटर प्रति एकड़ डाला। में भी कि फर्स्ट टाइम का डाला हुआ जीवामृत का बैक्टीरिया जो मैंने डाले थे, जीवाणु, वो टॉक्सिसिटी के कारण मर जाए।
हालांकि माइक्रोब्स इंसेक्टिसाइड के मॉलिक्यूल को तोड़ देने में समर्थ है, लेकिन इंसेक्टिसाइड इसको मार देने में समर्थ है। दोनों चीज़ें, अगर इंसेक्टिसाइड की ज़मीन में मात्रा ज़्यादा है तो वो बैक्टीरिया को किल कर देगा, अगर मात्रा लेस क्वांटिटी में तो बैक्टीरिया उसको किल कर देगा, यानी उसको तोड़ करके नॉर्मल बना देगा। तो जहाँ पर सब्जी की फलों की खेती लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वहाँ उनको मैं कहता हूँ कि इस जीवामृत को आप 20-20, 15-15 दिन के अंतराल पर 3 बार, 4 बार, 5 बार डालिए। क्यों? कुछ मॉलिक्यूल को ये ब्रेक करेंगे, कुछ ये मर जाएंगे, फिर पता चला ये मर गए तो फिर एक बार डालिए, फिर एक बार डालिए, फिर एक दिन आएगा कि वो रेजिडुअल इफेक्ट इंसेक्टिसाइड का ख़त्म हो जाएगा और इनकी वहाँ सत्ता आ जाएगी। जो किसान बहुत कम डालते, बहुत कम का मतलब है डाले तो थे, बैक्टीरिया को तो मार गए, लेकिन उनका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो किसान भाई केवल एक बार डालें। जमीन की तैयारी के समय, फसल की बुआई के समय केवल एक बार डालें। जो किसान भाई ऐसा समझते हैं कि नहीं एक बार और डालना होती, तो चलिए वो पहले पानी में फिर एक बार डाल दें। कई किसान भाई मेरे कहते हैं कि साहब इसको मैं 7 बार डाल चुका हूं। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया सॉइल में नहीं था, सॉइल में मैंने उसको इनाकुलेट कर दिया। अगर वो सॉइल में इनाकुलेट हो गया और मुझे मालूम है कि ये जिंदा है तो फिर जिंदा है, फिर हमको बार बार नहीं डालना। लेकिन हाँ, ये जीवामृत डाला, पीछे से फिर किसी ने हमको डरा दिया कि आपके खेत में दीमक है, आपके खेत में व्हाइट ग्राफ है, आपके खेत में नेमेटोड्स है, और फिर आप उस चक्कर में फंस गए तो फिर बर्बाद हो गए, तो क्योंकि आपने फिर इंसेक्टिसाइड डाल दिया खतरनाक, तो फिर ये मर जाएंगे। एक बार पहले में तय कर लेना है कि क्या प्राकृतिक खेती करना जरूरी है। यदि आपको लगता है हाँ जरूरी है, तो आप इस दिशा में आइए। यानी जब भी प्राकृतिक खेती का मन बनाएंगे तो दिमाग में लालच का जो भाव है ना, वो हटा देंगे। हमको प्राकृतिक खेती का मतलब है मुझे प्रकृति के वैभव को ठीक करना। जैसे प्रकृति की जब बात करता हूं तो मैं सबसे पहला हिस्सा है सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, सॉइल में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना। और ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने के लिए मैंने बोला कि अगर जीवामृत लगातार 3 साल 4 साल से दे रहे हो और उस खेत में अभी यूरिया डीएपी तो बंद कर दिया, लेकिन कार्बनिक पदार्थ नहीं दे रहे हो, तो फिर ह्यूमस नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इन जीवाणुओं को जीवाणु किस पर डिपेंड होंगे? कार्बनिक पदार्थ पर। तो कार्बनिक पदार्थ भी देना आपको जरूरी है। कई किसान भाई जैसे कहते हैं कि साहब मेरे खेत में ऊसर हो गया है, मतलब मिट्टी में पीएच बढ़ गया है। आज ही राजस्थान से सज्जन बोल रहे थे कि साहब मेरे यहाँ फसल बहुत कमज़ोर होती, तो मैं समझ गया, मैं चूँकि उस सिचुएशन से गुजरा हूँ, भूमि सुधार निगम में रहा हूँ। तो मैंने कहा आप कैनाल से इरिगेशन करते हो क्या, नहरी सिंचाई का पानी? बोले हाँ साहब। तो मैंने कहा वाटर लेवल कितना है? तो मुझे उम्मीद था कि 5-6 फुट बताएगा। बोले साहब 3-4 फुट पर पानी निकल आता है। हमने कहा सॉइल में जो साल्ट है वो हर साल अप्रैल मई जून के महीने में सॉइल के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, पानी उड़ जाता है, नमक वहीं छूट जाता है, और कैनाल से इरिगेशन करते हो तो नीचे का पानी यूज। अब समस्या जिप्सम कहाँ मिलेगी? तो जिप्सम एक बहुत बड़ा इनपुट है जो अनुदान पर मिलती थी जब किसानों को, तब तो ठीक था। लेकिन किसान से कहा जाए कि अगर ऊसर का खेत है और अपने दमखम पर जिप्सम डाल करके इसको सुधारो, तो छोटा किसान तो नहीं सुधार सकता, क्योंकि जिप्सम बहुत महंगी पड़ेगी। 1 एकड़ में कम से कम 30 कुंटल उसको चाहिए, अगर पीएच 9 साढ़े 9 पहुँच गया तो। ऐसी जमीनों का भी इलाज ये कार्बनिक पदार्थ और जीवामृत ही है। कार्बनिक पदार्थ जब खेत में बढ़ता है तो सारी प्रॉपर्टी, 2 ही चीज़ें हैं मित्र, मैं अक्सर बोलता हूँ, सॉइल में, मिट्टी में बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है ये जीवाणु, और जीवाणुओं के साथ साथ अगर जीवाणु हैं और कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं रह पाएंगी। जिस जमीन में कार्बनिक पदार्थ नहीं है और जीवाणु नहीं है, वहाँ की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वीक होंगी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज वीक हो जाएंगी, और अपने आप केमिकल प्रॉपर्टीज वीक हो जाएंगी।
लेकिन जिस जमीन में मैं जीवामृत डाल दूंगा, कार्बनिक पदार्थ डालता रहूंगा और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मजबूत हो जाएंगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप सुधर जाएंगी। तो मित्र, जीवामृत का ये विज्ञान है। अब बहुत सारे देश के लोग, जैसे बहुत सारे लोगों ने इस जीवामृत के विज्ञान में गोबर और गौमूत्र सुना है। मैं फिर बोलूंगा, हमसे ज्यादा कोई गौ प्रेमी नहीं है, क्योंकि जैसे ही गाय का नाम आता है ना, मैं क्लियर बोलता हूं, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मतलब है बैल से खेती करना, क्योंकि मुझे धरती माता को बचाना है। जब 4 टन का ट्रैक्टर एक जमीन में आप 8 बार 10 बार दौड़ाते हो तो सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है, और जब सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं सॉइल में एक संरचना है। जैसे हम घर बना के रहते हैं, वैसे सॉइल में भी छोटे छोटे जीव जंतु घर बना के रहते हैं, और जब 4 टन का ट्रैक्टर ऊपर से चलाते हैं तो वो सारी संरचना, सारे जीवों का घर वो ट्रैक्टर तोड़ देता है। तो ट्रैक्टर से खेती करेंगे और गौमूत्र से मोहब्बत करेंगे, यानी बैल से मोहब्बत नहीं करेंगे, गाय के दूध से मोहब्बत नहीं करेंगे, गौमूत्र से मोहब्बत करेंगे, तो ये तो गौ आधारित खेती मुझको समझ में आती नहीं, नंबर 1। नंबर 2, गाय के गोबर में अगर जीवाणु हैं तो गाय का गोबर सड़ता क्यों नहीं है? एक सज्जन अभी कल महाराष्ट्र से कह रहे थे, मेरे पास अब 500 लीटर गाय का पेशाब है, वो डाल दूं क्या? तो हमने कहा पेशाब को 500 लीटर पेशाब कलेक्ट करने में कितना दिन लगा? बोले साहब 5 महीना लगा। 10 गायों का पेशाब 5 महीना लगातार मैंने नाली बना करके, पक्का फर्श बना करके पूरा इकट्ठा किया तो 500 लीटर हो गया आज की तारीख में मेरे पास। तो हमने कहा पक्का फर्श में क्या गाय खुश है? बात समझना मित्र, जब आप चिकना फर्श बना देते हो तो गाय का खुर आप जानते ही हैं, वो स्लिप मारती है तो उसको असहज महसूस होता है, तो गाय खुश नहीं है। जब गाय ही खुश नहीं है तो गाय का मूत्र क्या करेंगे आप? किसी ने और बोला हमसे, एक दार्शनिक व्यक्ति थे बिहार के, वो कहते हैं सचान साहब बताते हैं शास्त्रों में लिखा है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। तो हमने कहा गोबर में नहीं है, गाय में लक्ष्मी का वास है, और गाय अगर प्रसन्न है तो इटसेल्फ वो लक्ष्मी के रूप में है, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब होता है संपन्नता, लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्मी सुख शांति और वैभव। लक्ष्मी का मतलब कागज का नोट नहीं, लक्ष्मी का मतलब सुख शांति और वैभव। तो गौ माता अगर खुश है, प्रसन्न है, जो गौ माता दुखी है, और मैं कहता हूं गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, तो गोबर का मतलब है सुख। तो जब जो गाय ही सुखी नहीं है तो आपको सुख कहां से? तो शास्त्रों में मैंने उनसे कहा, शास्त्रों में मित्र पहले गौमूत्र और गोबर का वर्णन तो आपने पढ़ लिया, शास्त्रों में गाय के बारे में क्या लिखा गया पहले उसको पढ़ लो। शिव की सवारी नंदी है, पहले इस बात को समझ लो, ठीक है ना। तो मित्र ये जीवामृत की कहानी है। अब जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं मित्र, वो मैं समझता हूं कि जब एक बार और कह दूं कि जो लोग हमको व्हाट्सएप में कुछ मैसेज डाल देते हैं, तो कई बार चूंकि ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है, करीब मानो 4500 लोग मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अब मैं नौकरी भी करता हूँ, ये वाला काम भी करता हूँ, अब मैं सबके मैसेज पढ़ करके सबको उत्तर देना लिखना ये संभव नहीं है। जिस किसान की कोई स्पेसिफिक समस्या है वो हमको डायरेक्ट फ़ोन कर ले, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उससे क्या है, आमने सामने हो जाता है, डायग्नोस हो जाता है, सही उत्तर मिल जाता है। अब किसी ने कहा क्या इसमें ट्राइकोडर्मा डाल सकता हूँ, तो अब मैं एक कहानी लिखूंगा, फिर उसमें जिरह होगी, तो क्या फ़ायदा। अगली चीज़ मित्र, मैं किसान से कहता हूँ 1 रुपया भी बाजार नहीं ले जाना है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हों वो भी जरा सुन लें। मैंने कई बार लिखा भी है कि आप मेरी प्राकृतिक खेती का एक विषय अलग प्रकार का है, जिसमें मैं कहता हूँ सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है और बायोडाइवर्सिटी को ठीक करना है।
ऐसी कोई क्रॉप नहीं बोनी है जिसमें हम पानी का दोहन करें या सॉइल की फर्टिलिटी का दोहन करें। मेरा तो विषय ये है। अब मेरे ग्रुप में कोई हींग का बात करता है, कोई फिटकरी का बात करता है, कोई मिट्टी को गोल करके स्प्रे की बात करता है। तो ये जो दूसरे लोगों की टेक्निक है ना, अगर वो पसंद है तो तुम अपने पास रखो और वो आप करिए और उनको अपनाइए। हमारे ग्रुप के बहुत सारे सदस्यों को गुमराह क्यों करते हैं? तो मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि जिसको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, वो कुछ अलग प्रकार के सोचता है तो अपना अलग चला जाए। मेरे साथ रहना तो मेरी बातों पर यकीन हो तो मेरे साथ रहे, नहीं तो अपना जयराम जी की। कारण ये कि बहुत सारे लोग जो कुछ अच्छी बात सीख भी जाते हैं ना, उनको ऐसे लोग गुमराह करते। मित्र, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वक्त बहुत कम है, हालात बहुत खराब हैं। अगर वक्त रहते हम लोग नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बहुत अंधकार में बीतने वाला है। कारण कि आज भी आप देख रहे हैं कितना सारा किसान का श्रम जाता है, किसान की पूंजी खर्च होती है, सॉइल खराब हो रही है, भोजन में स्वाद नहीं है, भोजन में हेल्थ नहीं है, लोग कैंसर का बीमार हो जा रहे हैं, लोग डायबिटीज़ हो जा रहे हैं, लोग को ब्लड प्रेशर हो रहा है, लोगों को दिखना कम हो रहा है। जब मैं परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था के साथ अन्याय करूंगा तो यही होगा। तो प्राकृतिक खेती कोई धन कमाने का लालच नहीं है, लेकिन ये बता दूं, जैसे मैंने कहा, प्राकृतिक खेती में धन कमाने का कोई विषय नहीं। तो इसका मतलब कई सारे लोग कहते हैं अरे साहब आजकल के धन की तो बहुत ज़रूरत है, इतने सारे खर्चे हैं। तो मैं फिर बता दूं कि आप धन कमाने का, अगर खेती से धन कमाने का लालच पहले है तो समझ लीजिए आप बर्बाद हैं। और बर्बाद नहीं है, देश के 90% किसान कर्जदार हैं। मैं कहता हूं पहले जमीन को धनवान बनाने का कार्यक्रम, जमीन को धनवान बनाने का नाम प्राकृतिक खेती। एक बार धरती माँ को कंसीडर कर लिया ना तो जीवन में बहुत आनंद है। और अगर धरती माता को इग्नोर करके धान 60 कुंटल पैदा हो जाए, गन्ना 500 कुंटल पैदा हो जाए, आलू जो है 400 कट्टा निकल जाए, चाहे जितना यूरिया ले ले, चाहे जितना डीएपी ले ले, चाहे जितना पेस्टिसाइड ले ले, चाहे जितना ज़मीन का नीचे का पानी निकाल लूँ, मित्र मैं बता रहा हूँ ये ईश्वरीय अपराध है। जो व्यक्ति ज़मीन को बंजर बनाएगा, ज़मीन के नीचे का पानी ज़्यादा दोहन करेगा, कीट पतंगों को मारेगा, ये एक ईश्वरीय अपराध है और ये प्रकृति कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।